हेलो फ्रेंड्स। हम कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। नाउ हमने पहली क्लास में पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में डिफरेंस क्या होता है। फिर हमने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, कैसे इलेक्शन हुए और कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो 2 क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब ये हमारी थर्ड क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप सिर्फ सुनते जाइए और अगर चाहो तो सुन सुन के नोट्स बना सकते हो, नहीं तो याद कर सकते हो। तो बस लेक्चर सुनो और याद करो चीज़ें। बार बार लेक्चर सुनो, बार बार याद होती रहेंगी चीज़ें, तो दिमाग में बैठ जाएगी। तो सुनिए, सैलिएंट फीचर में सबसे पहला फीचर है रिटन एंड लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला है रिटन प्लस लेंथीस्ट। अब देखो, अब सुनना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन में है, ओरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग में है और ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे लंबा लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का ही है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो शुरू शुरू में उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल थे। 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। लेकिन फिर बाद में जो शेड्यूल है वो 8 से 12 हो गए, जो पार्ट्स थे 22 वो 25 हो गए, कुछ पार्ट ऐड हो गए उसमें, और आर्टिकल भी इंक्रीज हुए हैं। लेकिन जो नंबरिंग है आर्टिकल्स की, वो लास्ट आर्टिकल की नंबरिंग 395 ही है। बीच में कुछ आर्टिकल्स ऐड हुए हैं, लेकिन जो लास्ट का आर्टिकल है उसकी नंबरिंग 395 ही है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आर्टिकल कोई 20 है तो 20 के बाद कुछ ऐड कर दिया, 20A 20B, इस तरह से अगर ऐड हो जाते हैं तो जो इस तरह से बीच में कुछ ऐड किया हुआ है तो ऐसे नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंक्रीज हो गए हैं। बट जो लास्ट नंबर है आर्टिकल का वो अभी भी स्टिल 395 है। नाउ सेकंड फीचर है जो इट इज फ्रेम्ड बाय पीपल ऑफ इंडिया। इट इज फ्रेम्ड बाय it is framed by people of इंडिया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बोला जाता है कि जो लोग हैं इंडिया के उन्होंने बनाया है। अब कैसे बनाया है, तो आपको पता है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इंडिया के लोगों के लिए। अब वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें जितनी भी सोसाइटी के सेक्शंस हैं, मुस्लिम्स, सिख्स या जनरल हिंदूज वगैरह, तो जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के, हर सेक्शन में से लोग चुनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचे थे। और यानी इसका मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग थे वो दे वर रिप्रेजेंटिंग ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस हैं सबको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बना है। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो 7-8 महीने का टाइम भी दिया गया था, लोगों से पूछा गया था उनके सजेशन कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक ड्राफ्ट जब तैयार हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके बाद लोगों को 8 महीने का टाइम दिया गया था कि आप अपनी ओपिनियन बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करनी हो। तो लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी अमेंडमेंट सजेस्ट की थी, तो वो अमेंडमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है
It represents the will of the people and it is framed by the people of India. Now थर्ड फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अब देखो हमने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग हैं, फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने जो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें से अच्छी अच्छी चीज़ लेके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो आप पढ़ोगे वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, डीपीएसपी, ये हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। जो कैबिनेट गवर्नमेंट का पार्ट है या एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप है, ये सब कैबिनेट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये सारा सिस्टम हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है। हमने फ्रांस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, रशिया से, साउथ अफ्रीका से, जापान से बहुत कुछ चीज़ें अडॉप्ट की हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन से। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ठीक है, उसके बाद फोर्थ फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे है, तो देखो जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ नॉमिनल हेड है, नाम नाम के हेड है, और रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसके पास रियल पावर होती है, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो सिर्फ नॉमिनल हेड है, नाम नाम के हेड है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो रियल पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड है वो है प्राइम मिनिस्टर। यानी इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत सारे मिनिस्टर आते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी जो गवर्नमेंट है हमारी, यानी प्राइम मिनिस्टर है और प्लस में उसके साथ उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये सब लोगों को आंसर देना पड़ता है लोकसभा को। जो लोकसभा है वहाँ पे जितने भी लोग जाते हैं लोकसभा में, जो भी एमपीज हैं, जितने मेंबर्स हैं लोकसभा के, वो सारे मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जाते हैं, यानी लोग डायरेक्टली वोट करते हैं लोकसभा इलेक्शंस में। तो वहाँ पे जो मेंबर्स बैठे गए हैं वो लोगों ने डायरेक्टली वोट करके बिठाए हुए हैं। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ये अपने काम के लिए क्योंकि रियल पावर गवर्नमेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास ही है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, तो ये अपने काम के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टू लोकसभा। ठीक है, और लोकसभा में कौन है, लोकसभा में वो लोग हैं जिनको लोगों ने डायरेक्टली वोट करके बिठाया हुआ है। तो एक तरह से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, दे आर आंसरेबल टू लोकसभा। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, एक तरह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। तो इसलिए वी कैन से कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नाउ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, फिफ्थ फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। अब ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, तो जो लोग
18 साल या उससे ऊपर हैं, जो लोग 18 ईयर्स के हैं या 18 ईयर्स से ज़्यादा के हैं, वो सारे लोग वोट डाल सकते हैं इलेक्शंस में। लेकिन वो लोग सिटीज़न होने चाहिए। तो जो इंडियन सिटीजन्स हैं प्लस में 18 साल या उससे ऊपर हैं, तो जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं जिनकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर है, वो लोगों के पास राइट है कि वो इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। पहले ये जो एज थी वो 21 साल थी, लेकिन उस 21 साल को 18 साल 21 साल को रिड्यूस करके 18 साल कर दिया गया था थ्रू 60। तो ये 21 साल की एज से 18 साल की उम्र थ्रू 61th अमेंडमेंट जो हुई थी 1988 में, तो 1988 में 61 अमेंडमेंट से ये जो वोट देने की एज है वो 21 साल से 18 साल कर दी गई थी थ्रू 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1988। ठीक है, तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अब 18 साल का बच्चा या उससे ऊपर की उम्र का इंसान जो सिटीजन ऑफ इंडिया वो वोट डाल सकता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। फिर नेक्स्ट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरेशन। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। अब ये जो फेडरेशन है उसका मतलब क्या होता है? फेडरेशन वर्ड का मतलब होता है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर होती है, उसको बोलते हैं फेडरेशन। तो हमारे इंडिया में भी ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और हर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास अपनी अपनी पावर्स हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम प्रोवाइड करता है पॉलिटिक्स में। लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ जगह जैसे इमरजेंसी के टाइम पे और जो स्टेट के पास पावर है वो पावर सेंटर के पास आ जाती हैं। और इमरजेंसी को छोड़कर भी कुछ नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी कुछ जगह कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की पावर को ओवरटेक कर सकता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर को ले सकता है नॉर्मल केसेस में भी एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। तो इमरजेंसी में या नॉर्मली बट एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ओवरराइड कर सकता है। बाकी नॉर्मली स्टेट की अपनी पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर है। तो हम बोल सकते हैं कि एक फेडरल सिस्टम है हमारे इंडिया में, बट कई कई क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इमरजेंसी में स्टेट की पावर दी गई है। और नॉर्मल कुछ केसेस में जो कॉन्स्टिट्यूशन में केसेस बताए गए हैं उन केसेस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की पावर को एज्यूम कर सकती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं सेंट्रल के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। बाकी इन प्रोविज़न को अगर इग्नोर किया जाए तो बाकी फिर स्टेट की अपनी अलग पावर है और सेंटर की अपनी पावर है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम प्रोवाइड करता है बट विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ नेक्स्ट जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स ऑफ इंडिया को इंडियन सिटीजन्स को इंडिया के लोगों को फंडामेंटल राइट्स देता है। फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ोगे पार्ट नंबर 3 में। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। ऐसे ही जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं उनको फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कुछ हमारे जो सिटीज़न हैं उनके ऊपर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। जैसे उनको राइट्स मिले वैसे कुछ उनको ड्यूटी भी फॉलो करनी है। ये ड्यूटी शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उससे फंडामेंटल राइट्स थे। बाद में बीच में जाके फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए लाई गई। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई थी। तो अगर पूछ लें कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन में थी, नहीं थी। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुई थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। नेक्स्ट जो फीचर है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP। ये हमारा 8 फीचर है। DPSP जो है ये हमारा पार्ट 4 में दे रखा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में दे रखा है। ये हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। ये DPSP बताता है गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शन देता है। ये प्रोविज़न गवर्नमेंट को बोलता है कि आप गवर्नमेंट को बताता है कि गवर्नमेंट को किस तरह से क्या क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो ये कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताता है जो गवर्नमेंट को फॉलो करने चाहिए फॉर द बेटर एंड फंडामेंटल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री DPSP आर एस्टेब्लिश्ड विच शुड बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट। बट DPSP और फंडामेंटल राइट में थोड़ा सा फर्क है। फंडामेंटल राइट को अगर गवर्नमेंट वैल्यूएट करती है तो सिटीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट DPSP को फॉलो नहीं करती है, DPSP के प्रिंसिपल्स को वायलेट करती है, ऑल्दो ये DPSP they are necessary and fundamental in the governance of the country but they are not justifiable। तो DPSP जस्टिफिएबल नहीं है। यानी अगर गवर्नमेंट DPSP को इग्नोर करती है तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपके फंडामेंटल राइट को इग्नोर करती है, वायलेट करती है, तो आप एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। तो DPSP नॉन जस्टिएबल है, फंडामेंटल राइट जस्टिएबल है। फिर नेक्स्ट फीचर जो है हमारा वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होने से क्या हो गया है कि नाउ अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है जो सबसे बड़ी जुडिशरी, इनके पास पावर है। ये देखते हैं कि जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, लेजिस्लेचर है, वो कोई ऐसा कानून पास ना करे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये भी देखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है गवर्नमेंट का, वो कोई ऐसे एक्ट ना करे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बस ये इसलिए बैठे हैं कि वो ताकि लेजिस्लेचर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ना बना दे, एग्जीक्यूटिव कोई अनलॉफुल एक्ट ना करें, आर्बिट्रेरी एक्ट ना करें। और अगर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बैठे हैं ये चीज़ के लिए। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है। अगर कल को लेजिस्लेशन ने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं एज पर आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 एक बार सुन लो क्या होता है। आर्टिकल 13 सीधा सीधा बोलता है कि अगर कोई लॉ पहले से है, कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले से है, और वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो लॉ इनवैलिड माना जाएगा। ऐसी फ्यूचर में भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद भी सरकार कोई लॉ पास करती है और अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो वो लॉ भी इनवैलिड माना जाएगा। तो अगर कल को गवर्नमेंट कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास पावर है, वो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी एक फीचर है। नेक्स्ट हमारा फीचर है सेकुलर पॉलिसी। सेकुलर पॉलिसी का मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर रिलीजन को इक्वल माना है, किसी भी धर्म को कुछ स्पेशल स्टेटस नहीं दिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर धर्म को इक्वल माना है। नेक्स्ट फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि यहाँ इंडिया में आपको ऐसा नहीं है कि दो दो सिटीजनशिप हैं या हर स्टेट की अलग अलग सिटीजनशिप है। जैसे हरियाणा स्टेट की सिटीजनशिप अलग है, महाराष्ट्र की सिटीजनशिप अलग है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ऑल ओवर इंडिया की एक ही सिटीजनशिप है।
और ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि स्टेट वाइज आपको सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, तो सिंगल सिटीजनशिप है, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। ठीक है, ऑल दो फेडरल सिस्टम है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी अलग पावर है, सेंटर के पास अपनी अलग पावर है, लेकिन सिटीजनशिप एक ही है, हर स्टेट की अपनी अलग सिटीजनशिप नहीं लेनी पड़ती। फिर नेक्स्ट फीचर है, इट इज़ ए यूनिक, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ ए यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ ए यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर चेंज करना है तो कुछ प्रोविज़न तो बड़े रिजिड हैं, बड़ी मुश्किल से चेंज करना है, बड़ा कठिन प्रोसीजर है कुछ प्रोविज़न को चेंज करने के लिए, और कुछ प्रोविज़न को चेंज करने के लिए बड़ा फ्लेक्सिबल प्रोसीजर है। तो देखो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करना है तो आर्टिकल 368 में दो रास्ते बताए हैं अमेंडमेंट के। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना है तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए आर्टिकल 368 ने दो रास्ते बताए हैं। वो रास्ते हैं, एक तो कुछ प्रोविज़न तो एज पर आर्टिकल 368, कुछ प्रोविज़न तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आपको गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने हैं तो स्पेशल मेजोरिटी से कर सकते हैं एज पर आर्टिकल 368। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, जो बोथ हाउस हैं पार्लियामेंट के, जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा है एंड राज्यसभा, ये दोनों हाउस हैं पार्लियामेंट के। तो ये दोनों हाउस में से जैसे लोकसभा में जितने लोग हैं उनमें से जो प्रेजेंट हैं वोटिंग कर रहे हैं, जो प्रेजेंट हैं प्लस में क्या कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, यानी जितने लोकसभा के मेंबर हैं उनमें से जो लोग प्रेजेंट आए हैं और वोटिंग कर रहे हैं उनमें से 2/3 की वोट चाहिए। ऐसे ही राज्यसभा के जो भी लोग हैं उनमें से जो प्रेजेंट इन वोटिंग है वो लोगों की भी कितनी वोट चाहिए, 2/3 वोट चाहिए। तो ऐसे 2/3 वोट अगर बढ़ गई लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट कर सकते हो। तो कुछ अमेंडमेंट तो इस तरह से स्पेसिफिक मेजोरिटी से अमेंडमेंट होती हैं, यानी दोनों हाउस से जितने भी लोग प्रेजेंट वोट कर रहे हैं 2/3 लोगों की यस ले लो, तो कुछ प्रोविज़न इस तरह से स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड हो सकते हैं। ऐसे ये पहला तरीका है आर्टिकल 368 का। दूसरा तरीका है आर्टिकल 368 का, कुछ अमेंडमेंट कैसे होंगी, कुछ चेंजेस कैसे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले तो स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए और प्लस में रेटिफिकेशन यानी कंफर्मेशन चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट से, रेटिफिकेशन फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट। तो इंडिया में जितनी भी स्टेट हैं उन उसमें से 50% स्टेट की भी हाँ चाहिए। यानी इसका मतलब पहले लोकसभा एंड राज्यसभा से आप जितने भी लोग प्रेजेंट वोटिंग है उनका 2/3 वोट लीजिए, 2/3 मेंबर्स का वोट लीजिए, 2/3 मेंबर्स की यस लीजिए, और प्लस में फिर उस बात को जितनी भी स्टेट इंडिया में उसमें से 50% स्टेट से कंफर्म कीजिए। तो कुछ प्रोसीजर, कुछ अमेंडमेंट इस तरह से होती हैं। तो कुछ अमेंडमेंट सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी से होती हैं, कुछ अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी प्लस में रेटिफिकेशन फ्रॉम हाफ द स्टेट से होती हैं अमेंड। तो ये आर्टिकल 368 में दो प्रोसीजर हैं। बाकी एक रास्ता और है अमेंडमेंट का, कुछ प्रोविज़न जो सिंपल मेजोरिटी होती है, यानी लोकसभा एंड राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, तो वो जितने मेंबर्स हैं वो लोगों का जितने मेंबर वोट कर रहे हैं उनमें से 50% से ज़्यादा की अगर वोटिंग यस आ जाती है तो वो सिंपल मेजोरिटी होती है। तो सिंपल मेजोरिटी में 2/3 नहीं चाहिए होता, सिंपल मेजोरिटी में 50% से ज़्यादा वोट चाहिए होती हैं तो रेजोल्यूशन पास हो जाता है। तो कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जो सिंपल मेजोरिटी से, यानी लोकसभा की सिंपल मेजोरिटी प्लस में राज्यसभा की सिंपल मेजोरिटी से, यानी 50% से ज़्यादा वोटिंग अगर यस में आ जाती है तो उससे चेंज हो सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल प्रोसीजर है कि बस लोकसभा ने भी 50% से ज़्यादा लोगों ने हाँ बोल दिया और राज्यसभा में भी 50% से ज़्यादा लोगों ने हाँ बोल दिया, तो ये सिंपल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास हो गया। इस तरह से भी कॉन्स्टिट्यूशन में के कुछ प्रोविज़न को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रोसीजर, ये वाला प्रोविज़न आर्टिकल 368 इसकी बात नहीं करता, ये अलग प्रोविज़न है।
तो इस तरह से 3 तरीके हो गए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी से आती है, कुछ में स्पेशल मेजोरिटी प्लस में रेटिफिकेशन फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट, और कुछ में सिंपल मेजोरिटी ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इस तरह से अमेंडमेंट आ सकती है। ठीक है, तो जो ऑर्डिनरी लॉ बनते हैं, नॉर्मल जो कानून पास करती है गवर्नमेंट, उसके लिए ये थर्ड प्रोसीजर ही फॉलो होता है, यानी लोकसभा एंड राज्यसभा से सिंपल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास हो जाता है और फिर प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं, तो लॉ बन जाता है वो। तो इसी तरह होता है। तो पढ़ोगे आप ये सारी चीज़ें डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में। तो ये कुछ हमारे फीचर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।